India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया तरुण तेजपाल को 2 सप्ताह में सरेंडर करने का दिया निर्देश। 22 सितंबर तक करना होगा सरेंडर प्रमाण पत्र दाखिल। सरेंडर के बाद अपील पर मेरिट में सुनवाई होगी। लखनऊ के वकीलों के चैम्बर ध्वस्तीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की याचिका खारिज की। कहा, अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं मिल सकता, सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण हटाने का आदेश। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा विस्तृत डेटा। कहा, ट्रिब्यूनल में 80% अपीलें मतदाता सूची में नाम जोड़ने को चुनौती देती हैं। हटाए गए मतदाताओं की अपीलों को प्राथमिकता मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठी भाषा नियम को चुनौती। याचिका में ड्राइवरों ने आजीविका पर गंभीर खतरा बताया। कहा गया कि नियम से लाखों प्रवासी ड्राइवर प्रभावित होने की है आशंका। मौलिक अधिकारों का है उल्लंघन। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर तक आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद ही उनकी अपील पर मेरिट के आधार पर सुनवाई की जाएगी। तेजपाल ने 2013 के बलात्कार मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहरा जाने और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस आलोक आराधे ने की है। तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अपील पर सुनवाई के लिए तेजपाल का आत्मसमर्पण जरूरी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को उन्हें आत्मसमर्पण के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था। सिब्बल ने यह भी कहा कि तेजपाल लगभग पूरी कार्यवाही के दौरान जमानत पर रहे हैं, केवल 6 महीने की अवधि को छोड़कर, और वह अब वरिष्ठ नागरिक है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलीय क्षेत्र अधिकार का विस्तार अधिनियम 1970 का भी हवाला दिया। उनका तर्क था कि कोर्ट को पहले आत्मसमर्पण से छूट के आवेदन पर सुनवाई करने और उसके बाद अपील के गुणदोष पर जाने की जरूरत नहीं है। दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार किया जा सकता है। वहीं गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि तेजपाल की अपील पर तब तक सुनवाई नहीं की जा सकती जब तक वे आत्मसमर्पण नहीं करते थे या आत्मसमर्पण से छूट के लिए आवेदन नहीं करते। उन्होंने 1970 के कानून पर निर्भरता को भी खारिज किया और कहा कि वह एक अस्थायी कानून था और अब अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित प्रावधान मौजूद है। मेहता ने यह भी कहा कि मामले के गुणदोष महत्वपूर्ण है क्योंकि दोष सिद्धि गंभीर प्रकृति के बलात्कार के मामले में हुई है। दोनों पक्षों को संक्षिप्त रूप से सुनने के बाद जस्टिस आराधे ने कहा कि यह याचिका के पक्ष में निर्णय नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तेजपाल को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर तक आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया ताकि उनकी अपील को डिवीजन बेंच के समक्ष मेरिट के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सके। एक दिन पहले जब यह मामला सुनवाई के लिए आया था, जस्टिस आराधे ने आत्मसमर्पण से छूट के आवेदन के गुणदोष पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मांग का जोरदार विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में वकीलों के चैम्बर और अन्य निर्माण गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया जिसके तहत सार्वजनिक जमीन पर कथित अतिक्रमण कर और सड़कों को बाधित करके बनाए गए चैम्बरों के संबंध में ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने स्पष्ट किया कि किसी अवैध निर्माण को सिर्फ इसलिए संरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि उस पर वकीलों का कब्जा है। उन्होंने निर्माण की जगह पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यह निर्माण कहां स्थित है और मुख्य सड़क पर क्यों बनाया गया है। जस्टिस नाथ ने कहा किसी बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारी होने से किसी व्यक्ति को अनाधिकृत निर्माण बनाए रखने का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि निर्माण अवैध है तो उसे हटाना ही होगा। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह एसोसिएशन का निर्वाचित अध्यक्ष या संचालन समिति का सदस्य है, इसलिए उसे अवैध निर्माण जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। जस्टिस नाथ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं अदालत परिसर के आसपास की स्थिति देखी है और यह जानते हैं कि किस तरह सड़कों पर निर्माण करके यातायात बाधित किया गया है। उनके अनुसार ऐसे अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसरों को अतिक्रमण से बचाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जस्टिस नाथ ने सवाल उठाया कि यदि अदालत परिसर पर ही अतिक्रमण हो जाए तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने अपने न्यायिक अनुभव का भी उदाहरण देते हुए बताया कि एक जिला अदालत के दौरे के दौरान उन्होंने देखा था कि एक वकील ने जिला जज के लिए निर्धारित पार्किंग की जगह को कथित तौर पर अपने चैम्बर में बदल दिया था। पीठ ने सख्त रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बार एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। फैसला स्पष्ट करता है कि अदालत ने वकीलों की पेशेवर स्थिति को अवैध निर्माण के लिए विशेष संरक्षण का आधार मानने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची से नाम हटाए जाने या शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली अपीलों के संबंध में चुनाव आयोग से विस्तृत जानकारी मांगी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल है, एसआईआर अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित अपीलों के शीघ्र निपटारे की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को लंबित और निपटाई गई अपीलों का विस्तृत ब्यौरा देने का निर्देश दिया। इसमें बताने को कहा गया कि कितनी अपीलें अभी लंबित हैं, कितनी का निपटारा हो चुका है और उनमें किस तरह की राहत मांगी गई थी। आयोग को यह भी बताना होगा कि कितनी अपीलें उन मतदाताओं से संबंधित हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और कितनी अपीलें किसी अन्य व्यक्ति का नाम सूची में शामिल किए जाने के खिलाफ है। इसके अलावा कोर्ट ने पूछा कि कितनी अपीलें स्वीकार की गई हैं और उनके आधार पर मतदाता सूची को अपडेट के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग से लंबित अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और सभी अपीलों का निपटारा कम से कम वर्ष 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से पहले हो जाना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने चुनाव आयोग के वकील से अपीलीय न्यायाधिकरणों में मामले के निपटारे को सुव्यवस्थित करने के लिए किए गए बदलावों और सुझावों की जानकारी भी मांगी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं उनकी अपीलों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि जिन मतदाताओं ने अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ सफलतापूर्वक अपील की है उनके नाम वाली पूरक मतदाता सूची जल्द प्रकाशित की जाए। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव और अगले वर्ष पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अगर समय रहते नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए तो संबंधित लोग मतदान से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2029 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने दावा किया कि करीब 38 लाख अपीलों में केवल 7 लाख अपीलें उन लोगों ने दायर की हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उनके अनुसार बाकी करीब 31 लाख अपीलें चुनाव आयोग या ऐसे लोगों की हैं जो दूसरे मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उनकी अपीलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने बताया कि आयोग अपीलीय न्यायाधिकरणों के साथ मिलकर अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करने के उपायों पर चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पोर्टल की तकनीकी संरचना से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं और आयोग अगले सप्ताह अदालत के समक्ष इस संबंध में जानकारी रखेगा। छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति की संरचना पर कुछ याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने समिति का पुनर्गठन करने और उसमें ऐसे सदस्यों को शामिल करने की मांग की है जिन्हें वे अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष मानते हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने इस संबंध में दाखिल आवेदन को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष किया। हालांकि उन्होंने आवेदन की विषय वस्तु नहीं बताई, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे शरारतपूर्ण आवेदन बताया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता समिति की संरचना को चुनौती दे रहे हैं और वैकल्पिक नाम सुझा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत न्यायाधीशों के नाम सुझाए जाने को पसंद नहीं करती। शंकरा नारायण ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अदालत के समक्ष किसी न्यायाधीश का नाम नहीं सुझाया गया। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी आवेदन का समर्थन करते हुए कहा कि समिति को लेकर कई याचिकाकर्ताओं की साझा चिंताएं हैं। मुख्य न्यायाधीश ने समिति का बचाव करते हुए कहा कि अदालत ने उपलब्ध सबसे उपयुक्त लोगों को इसमें शामिल किया है। उन्होंने कहा समिति सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही है और सभी पक्ष उसकी सहायता कर सकते हैं। कोर्ट ने आवेदन को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा तथा पुलिस की कथित ज्यादती की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर LR विष्णु शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समिति में पर्याप्त जांच, अनुभव और नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में स्थापित रिकॉर्ड रखने वाले सदस्य नहीं है। उन्होंने कुछ सदस्यों के केंद्रीय कार्यपालिका से पुराने संबंधों का भी दावा किया। उनका कहना है कि इससे निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने समिति की अध्यक्षता किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सौंपने तथा एक सेवानिवृत्त महिला पुलिस महानिदेशक एवं स्वतंत्र गैर न्यायिक सदस्यों को शामिल करने की मांग की है। चार कैब ड्राइवरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का कार्य साधक ज्ञान अनिवार्य किया गया है। यह याचिका मोहम्मद कासिम अहमद बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दायर की गई है। अधिवक्ता विवेक शुक्ला के माध्यम से दाखिल याचिका पर तत्काल निर्देश के लिए 26 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख किया जाएगा। सरकार ने 12 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। कैब चालकों का कहना है कि मराठी भाषा की अनिवार्यता संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार, अनुच्छेद 19 यानी व्यापार और पेशा करने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह अधिसूचना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि इस कानून में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भाषा संबंधी योग्यता का प्रावधान नहीं है। याचिका के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम राज्य सरकार को किसी चालक के लिए किसी भाषा का कार्य साधक ज्ञान अनिवार्य करने, बैच जारी रखने की शर्त तय करने या परमिट की शर्त के रूप में भाषा संबंधी योग्यता निर्धारित करने का अधिकार नहीं देता। इसी तरह भाषा के आधार पर बैच निलंबित या रद्द करने का अधिकार भी कानून में नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार की अधिसूचना ने ऐसी नई अयोग्यता और निलंबन या परमिट रद्द करने का आधार बना दिया है जिसे संसद ने कानून में शामिल नहीं किया है। याचिका में कहा गया कि यदि यह नियम लागू होता है तो महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में गरीब और प्रवासी ड्राइवरों के बैच निलंबित किए जा सकते हैं और उनके परमिट रद्द होने का खतरा है। इससे उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। याचिका में सरकार की अधिसूचना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है ताकि महाराष्ट्र के करीब 9,65,000 ड्राइवरों को संभावित परेशानी से बचाया जा सके। याचिका का दावा है कि इसके बावजूद लाखों ड्राइवर अभी भी नोटिस, बैच निलंबन और परमिट रद्द होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से 20 बागी सांसदों की अयोग्यता की मांग वाली याचिकाओं पर लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दिए हैं। ये याचिकाएं संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून के आधार पर दाखिल की गई हैं। सॉलिसिटर जनरल तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा में पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से दाखिल रिट याचिका पर जवाब दे रहे थे। बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल यह याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। सॉलिसिटर जनरल ने यह बताने पर भी
की अध्यक्ष ने संबंधित सांसदों को नोटिस जारी किए गए हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि मामला केवल नोटिस जारी करने का नहीं बल्कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही पूरी करने का है। पीठ याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के पक्ष में थी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया कि लोकसभा अध्यक्ष और उनके कार्यालय को अलग से नोटिस जारी न किया जाए। उन्होंने कहा कि वे अध्यक्ष की ओर से पेश होंगे और उन्हें यह बताने के निर्देश मिले हैं कि अयोग्यता याचिकाकर्ताओं पर 20 सांसदों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अदालत ने इसके बाद 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। याचिका में बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही में देरी को चुनौती दी गई है। विवाद टीएमसी के संसदीय दल में हुए विद्रोह से जुड़ा है। याचिका के अनुसार 20 सांसदों ने पार्टी से अलग होने और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने की कोशिश की है। बाकी सांसदों के समूह ने लोकसभा में एक अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग भी की है। टीएमसी का कहना है कि इन सभी सांसदों का चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हुआ था और बाद में किसी दूसरे राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ने का फैसला दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों को आकर्षित करता है। अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल कर उनके शीघ्र निपटारे की मांग की थी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने मानसून सत्र के दौरान 20 बागी टीएमसी सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की थी। टीएमसी की याचिका में लोकसभा अध्यक्ष और महासचिव को भी प्रतिवादी बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें उसके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल जगन्ना कनेक्ट से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर डाले गए पोस्ट हटाने और अकाउंट्स को ब्लॉक करने का चुनौती दी गई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह कार्यवाही आंध्र प्रदेश सरकार के कहने पर की गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए पार्टी को संबंधित क्षेत्र अधिकार वाले हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी का आरोप था कि उसके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट हटाने की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के 2014 के श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ फैसले में निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत की गई। पार्टी के अनुसार उसने 26 अक्टूबर 2025 को एक्स पर कुरनूल में अवैध बेल्ट दुकानों के कारण हुई त्रासदी को लेकर एक पोस्ट किया था। इसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि पार्टी के आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री का अपमान किया और तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काने के इरादे से ऐसा किया गया। याचिका में कहा गया कि पार्टी इस मुद्दे पर लगातार पोस्ट करती रही और उसके खिलाफ लगातार अलग अलग एफआईआर दर्ज की जाती रही। 27 जनवरी को कर्णकुल ग्रामीण सर्किल के पुलिस निरीक्षक ने ट्विटर को नोटिस भेजकर पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए यूआरएल हटाने को कहा। वाईएसआर कांग्रेस ने आगे आरोप लगाया कि जब उसने राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कथित सेंसरशिप के खिलाफ एक और पोस्ट किया तब पुलिस निरीक्षक ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया। इसमें 36 घंटे के भीतर अकाउंट और पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया था। ऐसा नहीं करने पर संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सेफ हार्बर संरक्षण वापस लेने की चेतावनी दी गई थी। पार्टी ने श्रेया सिंगल फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक या हटाने की कार्यवाही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार के अधिकृत अधिकारी के आदेश या सक्षम अदालत के आदेश से ही की जा सकती है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि हिरासत में पूछताछ पर क्या कानूनी नियम है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कस्टोडियल इंटरोगेशन का मतलब ये नहीं है कि पुलिस को अनलिमिटेड पावर मिल जाती है। कस्टोडियल इंटरोगेशन का बेसिक पर्पस होता है अक्यूज से क्वेश्चनिंग करके इन्वेस्टिगेशन से रेलेवेंट फैक्ट्स और एविडेंस को एस्टेब्लिश करना। लेकिन कस्टडी में होने के बावजूद अक्यूज के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर किसी अक्यूज को खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट के ग्राउंड्स बताना और अपनी चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का राइट है। और बीएनएसएस के सेक्शन 38 के अंडर अरेस्टेड पर्सन को इंटरोगेशन के दौरान अपने चॉइस के एडवोकेट से मिलने का राइट है।
लेकिन एडवोकेट को पूरी इंटरोगेशन के दौरान कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहने का राइट नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस सुदास चोरेस वीरा वेंकटे नागाराजू 2026 में BNSS के अंडर कस्टोडियल इंटरोगेशन के दौरान रूल्स क्लैरिफाई किए। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 187 BNSS के अंडर पुलिस कस्टडी टोटल परमिसिबल पीरियड के विद इन पार्ट्स में भी सीखी जा सकती है। साथ ही कस्टोडियल इंटरोगेशन पर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस इन्वेस्टिगेशन को इनएफेक्टिव नहीं बना सकती। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.